Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ा खुलो। My name is CS वायल पोपली and हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें हम 6 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड प्रीवियस वीडियो से हमने शुरुआत की थी हमारे 7th चैप्टर की, जो कि है डायरेक्टिंग। आई होप आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन अगर नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए। 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैं इस चैनल पे पढ़ाने वाली हूं, सो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की कि डायरेक्टिंग होता क्या है, वहां हमने 1-2 एग्जाम्पल्स भी देख लिए इसके। तो आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टिंग को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक सीबीएसई वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से, फीचर्स के नाम से या नेचर के नाम से कैसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमेशा आते हैं इससे, तो पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहां आप देख सकते हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन्ड है, जिसमें फर्स्ट है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ह्यूमन एलिमेंट एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। अब एक एक करके ये सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट। इट सेज डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? याद करिए फर्स्ट चैप्टर जहां हमने पढ़े थे मैनेजमेंट के फंक्शंस। कौन कौन से होते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस, याद दिलाइए मुझे। पहला होता है प्लानिंग, फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर होता है स्टाफिंग, फिर होता है डायरेक्टिंग एंड फिर होता है कंट्रोलिंग। जैसे इंडेक्स में आपके चैप्टर्स मेंशन्ड है ना, बस उसी सीक्वेंस में होते हैं सारे फंक्शंस। याद है इनके अंदर क्या क्या आता है? प्लानिंग की अगर बात करूं तो प्लानिंग में प्लान बनाना आता है, एडवांस में सोचना कि हमें फ्यूचर में क्या अचीव करना है, हमारे क्या गोल्स हैं, हमें कहां पहुंचना है। आज तुम जहां खड़े हो, कल तुम कहां पहुंचना चाहते हो, ये पूरी की पूरी प्लानिंग कहलाई जाती है। इसमें पूरा का पूरा मेंटल एक्सरसाइज होता है, दिमाग पे जोर डालते हो आप। वहीं ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो यहां तुम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हो, ये सोचते हो कि कौन सुपीरियर होगा, कौन उसका सबऑर्डिनेट होगा, कौन ऊपर वाली रैंक पे बैठेगा, कौन उसके अंडर काम करेगा। प्लस रिसोर्सेज कहाँ से अरेंज करने हैं, कहाँ रखने हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, वो सारी चीजें भी तुम यहीं पे ही सोच लेते हो। फिर आती है बात स्टाफिंग की। स्टाफिंग में बेसिकली तुम लोगों के बारे में सोचते हो और जॉब पोजीशंस के बारे में। क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब वेकेंट है? इफ यस तो क्या हमें उसके लिए हायरिंग करनी है? इफ यस तो लोगों को बुलाओ, लोगों में से सेलेक्ट करो, वो सिलेक्टेड इंसान को फिर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बिठाओ, फिर देखो कि वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बाकी सारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर अच्छा काम हो रहा है तो रिवॉर्ड दो, अगर अच्छा काम नहीं हो रहा तो पेनल्टी लगाओ, या जो भी डांटना वाटना करना है वो कर लो। ये सारा काम करते हैं। बट क्या आपने नोटिस किया कि ये तीनों ही फंक्शंस में अभी तक हमने जो अचीव करना था उसके लिए कोई स्टेप नहीं लिया। तुमने प्लानिंग में सोच लिया कि मुझे यहां पहुंचना है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए क्या तुमने कुछ भी एक्शन किया? क्या तुमने कोई भी मूवमेंट की? नहीं की। प्लानिंग में तुमने सिर्फ सोच लिया कि मुझे यहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है वो सारे प्लान्स बना लिए। ऑर्गेनाइजिंग में तुमने रिसोर्सेज से रिलेटेड जितनी चीजें करनी थी वो कर ली। स्टाफिंग में तुमने लोगों के बारे में सोच लिया, लेकिन जो एक्चुअल काम की शुरुआत होगी यहां पहुंचने के लिए, वो तुम डायरेक्टिंग से करते हो। इसलिए बोला जाता है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। ये एक बहुत ही की मैनेजरल फंक्शन है, क्योंकि यहीं से परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है, यहीं से लोग एक्चुअली काम करना शुरू करते हैं। इससे पहले तो बस बेसिक चीजें चल रही थी, वो प्रेपरेशन वर्क बोलते हैं ना, वो चल रहा था। कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो बहुत दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं ना, पैकिंग वैकिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन घूमने तो एक पर्टिकुलर डेट को ही जाते हैं ना,
जिस दिन तुम घूमने जा रहे हो वो दिन तुम्हारा डायरेक्टिंग वाला दिन कहलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली तुम एक्शन ले रहे हो। इससे पहले तो तुम सपने देख रहे थे, गोवा घूमने जाएंगे, बुकिंग कराएंगे, पैकिंग करेंगे ये, लेकिन जिस दिन वाकई में गोवा के लिए निकलोगे ना, वो दिन तुम्हारा डायरेक्टिंग वाला दिन कहलाया जाएगा। सो इसलिए बोला जाता है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। सेकेंड पॉइंट है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहती हूं ये वाला पॉइंट। इट सेज डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जस्ट लाइक ग्रेविटी रूल। बोला जाता है ना, अर्थ पे कुछ भी आप फेंकने की कोशिश करो वो हमेशा ऊपर से नीचे की पोजीशन में गिरेगा, कभी भी नीचे से ऊपर की पोजीशन पे नहीं जाएगा। तो ऐसे मानिए कि ग्रेविटी रूल डायरेक्टिंग पे भी अप्लाई होता है। अब फटाफट याद करिए मेरी प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था डायरेक्टिंग के बारे में कि डायरेक्टिंग इज बेसिकली इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड सुपरवाइजिंग, ताकि सामने वाला इंसान काम पे लग सके। अब ये सोच के मुझे बताओ कि क्या इंस्ट्रक्शन देने का काम लोअर रैंक वाले अपर रैंक वालों को कर सकते हैं क्या? तुम खुद ही सोच के देखो ना। बीइंग अ स्टूडेंट, क्या तुम अपनी क्लास टीचर को गाइड कर सकते हो, सुपरवाइज कर सकते हो, इंस्ट्रक्ट कर सकते हो? कभी ट्राई किया है क्या? कभी क्लास में मैम को बोला है कि मैम ये वाला पर्स मुझे पसंद नहीं आया, कल ये मत लेके आना, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं? नहीं किया तो एक बार ट्राई करके देखना। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं कि डायरेक्टिंग में जितनी भी चीजें होती हैं वो हमेशा अपर रैंक वाले, बोले तो सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स के साथ करते हैं। हमेशा सुपीरियर्स इंस्ट्रक्ट करते हैं सबऑर्डिनेट्स को कि ऐसे काम कर लो, वैसे काम कर लो, गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। भाई अब तुमने कभी देखा है क्या छोटे लोगों को बड़े लोगों पे नजर रखते हुए, कि भाई घर का छोटा बच्चा अपने बड़े सिबलिंग के ऊपर नजर रख रहा है कि वो क्या हरकतें कर रहे हैं आजकल? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा इसका उल्टा होता है। बड़ा वाला सिबलिंग छोटे वाले के ऊपर नजर रखता है कि वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो डायरेक्टिंग हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो करेगी, कभी भी बॉटम से टॉप पे फ्लो नहीं करेगी। कभी आप नहीं देखोगे जूनियर रैंक वाले सीनियर रैंक वालों से पंगा ले रहे हो या उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। भैया अपनी जॉब थोड़ी ना गंवानी है उनको। So basically it says directing is first initiated at top level and flows to the bottom level through organizational hierarchy. It means that every manager can direct his immediate subordinate and take instructions from his immediate boss. मतलब अगर मानिए ये इंसान है, इसका जो सीनियर होगा वो इसको इंस्ट्रक्शन देगा और इसका जो जूनियर होगा वो इससे इंस्ट्रक्शन लेगा। हमेशा ऐसे फ्लो करेगा डायरेक्टिंग का फ्लो। अब मैंने ये पॉइंट आपको पहले क्यों समझाया है, उसका एक रीजन है। अब क्योंकि डायरेक्टिंग में सीनियर और सबऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है अरे ये वाला रिलेशन तो यार मतलब टॉप वालों से ही रिलेटेड होगा, तो वो अज्यूम कर लेते हैं कि डायरेक्टिंग तो सिर्फ टॉप लेवल वालों का ही काम है, डायरेक्शन देने का काम तो सिर्फ वही कर सकते हैं, क्योंकि वही सबसे ऊपर आते हैं, वही सीनियर्स में काउंट किए जाते हैं, बाकी सब लोग तो उनके सबऑर्डिनेट्स होंगे ना, तो डायरेक्टिंग तो मतलब काम ही इनका है। तो बेटा ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो जो मिडिल लेवल पे हैं, जरूरी थोड़ी ना है मिडिल लेवल पे काम करने वाले सारे के सारे लोग एक ही रैंक पे आते हो। ऐसा होगा ना, मिडिल में ऊपर सबसे सीनियर मैनेजर आता होगा, फिर जूनियर मैनेजर आता होगा, फिर नॉर्मल एम्प्लॉय आता होगा, फिर उससे भी बेसिक लेवल वाला एम्प्लॉय आता होगा। तो मिडिल में अपने आप में ही सेग्रीगेशन है, अपने आप में ही सबऑर्डिनेट सीनियर का रिलेशनशिप बना हुआ है। तो यहाँ डायरेक्टिंग क्यों नहीं आ सकती, यहाँ इंस्ट्रक्शन देना क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो ये बोलते हैं डायरेक्टिंग हर उस लेवल पे मिलेगा मैनेजमेंट की जहां पे भी सीनियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप आता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो और चाहे वो लोअर लेवल हो। और ये मान के रखना
कि जितने भी लोग लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं वो सारे के सारे एक रैंक पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे के दिमाग में गलत फहमी हो ना कि मिडिल लेवल वाले तो सारे सेम रैंक पे काम कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होता बेटा। लोअर लेवल वाले सारे ही सेम लेवल पे काम कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं होगा। इसमें भी अपने आप में सेग्रीगेशंस होंगी, इसमें भी बीच बीच में डिविजन्स बने होंगे, इसमें भी अपनी एक हायरार्की छुपी होगी। सो डायरेक्टिंग मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे ही परफॉर्म किया जाता है। It says every manager from top executive to supervisor performs the function of directing. टॉप लेवल से लेके नीचे लेवल तक आने वाले हर सीनियर के पास डायरेक्टिंग की अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इमेजिन करो ये तुम हो, ठीक है, तुम बड़े ही सैड बैठे हुए हो क्योंकि तुम लाइफ में बहुत ही डीमोटिवेट हो चुके हो। तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, खेल कूद में भी मन नहीं लगता, दोस्तों के साथ भी मजा नहीं आता, पार्टी वार्टी भी नहीं करते, बिल्कुल मतलब लाइफ डल हुई पड़ी है तुम्हारी। ये हूं मैं। तुमने आके अपनी ये प्रॉब्लम मेरे सामने रखी, मैंने तुम्हारे सामने कुछ अच्छे अच्छे विचार प्रकट किए जिससे थोड़ी देर के लिए तुम्हारे अंदर भी मोटिवेशन आ गया। ये सारी चीजें जो तुम्हें पहले बहुत ज्यादा बॉदर कर रही थी, अब तुम इनमें थोड़ा थोड़ा अपने आप को मिलाने लग गए। 10-15 दिन हुए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीने निकल गए, फिर वापस आ गया तुम्हारा ये पुराने वाला जोन। फिर से हो गए तुम डीमोटिवेट, फिर से तुम्हारा इन सब चीजों में ध्यान नहीं लग रहा, फिर से तुम्हारा मन कहीं ऊब चुका है। फिर तुम आए मेरे पास, फिर तुमने ये प्रॉब्लम रखी मेरे सामने, फिर से मैंने तुम्हारे सामने कुछ सुविचार प्रकट किए, फिर से तुम खुश हो गए। फिर 4 महीने बाद सेम साइकिल रिपीट हुई, फिर 4 महीने बाद, फिर 4 महीने बाद, और ऐसा होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा। सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझो कि यहाँ जो मैं कर रही हूं ना तुम्हारे लिए, इसे बोलते हैं मोटिवेट करना, विच इज अगेन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है मोटिवेट करना किसी को। सो यहां हर 4 महीने बाद मैं तुम्हें मोटिवेट करने का काम कर रही थी। क्या ऐसा हुआ क्या कि एक ही बार मैंने तुम्हें मोटिवेट किया, उसके बाद लाइफ टाइम तुम्हें कभी दोबारा मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तुमने एक बार मेरे साथ कम्युनिकेट किया, मैंने तुम्हारे साथ कम्युनिकेट किया, उसके बाद हमें लाइफ टाइम बात करने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। सो ये जताता है कि डायरेक्टिंग एक ऐसी फंक्शन है मैनेजमेंट की जो कि कंटिन्यूअस वे में चलती है। बार 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 आपको सेम चीज करनी पड़ती है। मे भी हो सकता है आज आपके विचार, आज आपकी स्पीच सुन के आपके एम्प्लॉयज मोटिवेट हो गए हों, लेकिन लाइफ टाइम आपका वो पर्टिकुलर स्पीच उनको याद रहे और वो उससे मोटिवेट होते रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। मे बी बार बार आपको रिपीट करनी पड़ेगी अपनी स्पीच, मे बी बार बार आपको अपनी स्पीचेस में चेंजेस लाने पड़ेंगे उन्हें दोबारा से मोटिवेट करने के लिए। सो डायरेक्टिंग के जो चारों एलिमेंट्स हैं, या डायरेक्टिंग अपने आप में ही एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसे बार बार रिपीट करना पड़ता है। एक बार करके आपका काम खत्म हो गया है, ऐसा नहीं होता। So it says directing is a continuous activity. It takes place throughout the life of organization irrespective of people occupying managerial positions. आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी लंबी आयु होने वाली है, वो पूरी आयु में आपको डायरेक्टिंग तो परफॉर्म करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने पढ़ लिया था। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन एलिमेंट पे। इमेजिन करो ये है तुम्हारी पायल मैम, ठीक है, और ये है एक मशीन जो कि खराब हो चुकी है, मतलब चल नहीं रही है। ठीक है, हुआ क्या कि तुम्हारी पायल मैम इस मशीन के सामने गई और बहुत ही प्यार से उस मशीन को बोलने लगी कि तुम चल सकती हो, तुम कर सकती हो, तुम्हारे बस में है ये, चल के दिखाओ, होगा तुमसे, बिल्कुल होगा, तुम खराब नहीं हुई हो, ये तुम्हारी सोच है कि तुम खराब हो गई हो। अब एक बार सोचना कि पायल मैम के ऐसे बोलने पे क्या ये मशीन चलने लग जाएगी?
मतलब हुआ क्या था ना कि पायल मैम को ऐसा लग रहा था कि आज तक मैंने बहुत बच्चों को ठीक किया है, बहुत स्टबर्न, बहुत ढीठ बच्चों को मैंने सही किया है ये सारे डायलॉग मार के, तो चलो मशीन के सामने भी एक बार ट्राई करते हैं। बट यहां हो गई तुम्हारी पायल मैम फेल, क्योंकि पायल मैम द्वारा दिया गया मोटिवेशन सिर्फ इंसानों पे काम कर सकता था, मशीन्स पे नहीं। सेम वे में डायरेक्टिंग जो है ना, वो सिर्फ इंसानों पे काम करता है। इंस्ट्रक्शन देना, सुपरवाइज करना, कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना, गाइड करना, ये सारा का सारा आप ह्यूमंस के साथ करते हो। तो डायरेक्टिंग अपने आप में ही एक ऐसा फंक्शन है जो लोगों से डील करता है, लोगों के बिहेवियर से डील करता है, ऐसे किसी भी रैंडम चीज से नहीं डील करता। यहाँ पे आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हो कि भैया अपनी बेस्ट एबिलिटी पे परफॉर्म करो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। तो डायरेक्टिंग हमेशा ह्यूमन एलिमेंट से कनेक्टेड होती है। लास्ट है हमारा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। इमेजिन करो अगेन, ये है तुम्हारी पायल मैम, और इस बार मशीन की जगह तुम खड़े हो पायल मैम के सामने। तुम्हारे आने वाले हैं एग्जाम, जिसकी तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तुम बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे, सारा टाइम या तो इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मस्ती करते रहते हो। जब पायल मैम ने ये नोटिस किया तो वो तुम्हारे पास आई और बहुत ही प्यार से तुमसे पूछा कि बेटा जब तुम कर सकते हो अच्छा परफॉर्म तो तुम क्यों नहीं कर रहे। जब तुमने बोला कि मन नहीं कर रहा मैम, तो पायल मैम को आया बहुत तेज गुस्सा। फिर तो उन्होंने बहुत बुरे तरीके से तुम्हें डांट भी लगाई और इंस्ट्रक्ट भी किया कि कल से मुझे तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते दिखने चाहिए, तुम्हारे हाथ में ये फोन नहीं नजर आना चाहिए मुझे। यहां जो गाइडेंस, जो इंस्ट्रक्शन, जो मोटिवेशन पायल मैम तुम्हें दे रही हैं, वो क्यों दे रही हैं? इसमें उनका क्या इंटरेस्ट छुपा हुआ है? उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें मिलेगा तुम्हारी एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस। ये तुम्हें जितना भी गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन, मोटिवेशन दिया जा रहा है ना, वो इसलिए दिया जा रहा है कि तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो, तुम अपना बेस्ट दो, ताकि बेस्ट ही रिटर्न में मिल सके। और भाई अब ये भी सोच के देखो कि एग्जाम में तुम अपना बेस्ट दोगे, तुम्हारा नाम होगा, तो लोग तुमसे तुम्हारे टीचर का नाम पूछेंगे और बाय डिफॉल्ट पायल मैम का भी नाम हो जाएगा। तो यहां उनका भी एक मीन इंटरेस्ट छुपा हुआ है। ऐसे ही बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स आपको इतना ज़्यादा डायरेक्ट इसलिए करते हैं ताकि आप अच्छा परफॉर्म करो। आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस एनहेंस होगी, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो भैया बस नाम ही नाम होगा, शौहरत ही शौहरत होगी। सो ये जितना भी डायरेक्टिंग का काम है ना, वो इसलिए किया जाता है ताकि हम लोगों की एफिशिएंसी लेवल बढ़ा सकें, उनसे अच्छी परफॉर्मेंस करवा सकें। सो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। विद दैट 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स चाहिए तो वो आप ले सकते हो व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करके। नोट्स पेड रहने वाले हैं, पहले से ही बता दूं। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।